हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो क्या है, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। इसका आज का हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का क्या है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू क्यूब्स इज 27:64। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ दीज क्यूब्स रिस्पेक्टिवली। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, और जो सरफेस एरिया है वो क्या होता है, 6a²। तो जो टू क्यूब्स हैं उनका हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, तो इस वॉल्यूम का रेशियो गिवन है। इसका मतलब हमारे पास a1 क्यूब इज टू a2 क्यूब इज इक्वल टू क्या गिवन है, 27:64। क्यूब रूट ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a1 और a2 का जो रेशियो होगा वो क्या आ जाएगा, 27 का क्यूब रूट 3, क्योंकि 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 होता है, और 64 का जो क्यूब रूट होगा वो 4 हो जाएगा। अब हमें चाहिए 6a² की फॉर्म में सरफेस एरिया। तो पहले क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग, यानी a1 स्क्वायर इज टू a2 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर 9 इज टू 4 स्क्वायर 16। और अब हमें क्या चाहिए, 6a1 स्क्वायर इज टू 6a2 स्क्वायर इज इक्वल टू, वैसे तो 6 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि 6 ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, लिख रहे हैं, वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट भी कह सकते थे। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा रेशियो में, तो 9 इज टू 16। मतलब अगर वॉल्यूम का रेशियो, टू क्यूब्स के वॉल्यूम का रेशियो 27:64 है, तो जो उसके सरफेस एरिया होगा उन क्यूब्स का, उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 9:16। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन ₹6593 बी डिवाइडेड अमंग रोहित, मोहित एंड सुमित। इनमें डिवाइड करना चाहते हैं, सच दैट इफ द शेयर ऑफ ईच इज रिड्यूस्ड बाई 31, सबका शेयर को अगर हम 31 से रिड्यूस कर दें तो जो रिमेनिंग अमाउंट का रेशियो होगा, वो क्या होगा, 4:3:6। किस किस में है, रोहित में, मोहित और सुमित। रोहित, मोहित और सुमित में ये रेशियो है 4:3:6। लेकिन ये कब है, जब ईच के हम 31 रुपीज लेस कर देते हैं, कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो ये जो रेशियो में डिवाइड करना है वो अमाउंट क्या होगी, अमाउंट डिवाइडेड बाई रेशियो। जो रेशियो से डिवाइड करेंगे वो क्या होगी, टोटल कितनी थी, 6593, लेकिन इसमें से 31 ईच का मतलब क्या हुआ, 31 इंटू 3 यानी 93। अगर ये माइनस कर दें तो क्या हो जाता है, 6500। मतलब हमें जो अमाउंट अकॉर्डिंग टू रेशियो अगर डिवाइड करनी है तो वो कितनी डिवाइड करनी है, 6500। आप देख रहे हो सम ऑफ रेशियो क्या है, 4 + 3 + 6 यानी 13। इसका मतलब 13 की वैल्यू क्या है, 13 यूनिट्स। 13 यूनिट्स की जो वैल्यू है वो क्या है, 6500। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 13 से डिवाइड कर दें यानी 500। ये क्या है हमारे पास, इसकी 4 यूनिट है, 4 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मतलब 500 है, तो 4 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, 4 इंटू 500, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2000। 3 इंटू 500, इसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500। 6 इंटू 500 क्या हो जाएगी, 3000। लेकिन हमें जो शेयर है वो, ये जो रेशियो था वो 31 ईच रिड्यूस करके था। तो इसका मतलब अगर हम आर का शेयर कहते हैं, मतलब रोहित का शेयर कहते हैं, तो 2000 में 31 और ऐड हो जाएगा, यानी 2000 प्लस 31 यानी 2031 आ जाएगा। इसी वे में नेक्स्ट जो मोहित है, मोहित का जो शेयर है वो क्या होगा, 1500 में 31 ऐड करेंगे 1531। और सिमिलरली सुमित का जो शेयर होगा वो कितना हो जाएगा, 3000 में 31 ऐड करेंगे तो 3031।
तो ये जो है हमारे इन सबके शेयर आ जाएंगे जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। रेशियो का टॉपिक वेरी इजी है, बस मीनिंग हमें पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। अगर हम चाहते तो दूसरे वे में भी सॉल्व कर सकते थे। क्या करते, राम का शेयर फाइंड आउट करने के लिए रेशियो क्या है 4, टोटल 6500 था, सम ऑफ रेशियो क्या है 13। तो राम ये क्या नाम है रोहित, रोहित का शेयर फाइंड आउट करने के लिए हम ये भी कह सकते थे 4/13 इंटू 6500 प्लस 31, 13 से कैंसिल होगा 500, तो ये 2031 आ जाएगा रोहित का शेयर। इसी तरीके से मोहित का शेयर और सुमित का शेयर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ट्राई ये करें कि जिनमें अगर हम डायरेक्ट भी अगर सॉल्व कर सकते हैं तो उनको हम डायरेक्ट की ट्राई करें, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाए और इजीली हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर पाए। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, राम एंड श्याम हैव 28 cows and 36 cows respectively. Both of them together hired a grazing field. दोनों मिलकर एक ग्रेजिंग फील्ड को हायर करते हैं फॉर द होल मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर के महीने के लिए। इनिशियली राम्स काउ used for grazing, then for the remaining days of the month Shyam's cow grazed it. If Ram has paid rupees 2100 and Shyam has paid rupees 2700 for grazing, then for how many days Ram used the grazing field? हम मान लेते हैं राम जो है वो फील्ड को ग्रेजिंग करने के लिए कितने दिन यूज करता है, x डेज। राम x डेज यूज करता है, तो जो श्याम होगा, श्याम वो कितने दिन यूज करेगा, नवंबर का महीना है नवंबर, और नवंबर में हमें पता है 30 डेज होते हैं। अगर राम जो है अपनी काऊ को ग्रेज फील्ड ग्रेज करने के लिए कितना डेज यूज करता है, x डेज, तो शाम के लिए कितना हो जाएगा 30 माइनस x। और वो जो पे कर रहे हैं प्राइस वो क्या है 2100 एंड 2700। तो हम रेशियो ऑफ प्राइस फाइंड आउट कर लेते हैं। रेशियो ऑफ प्राइस क्या है 2100 इज टू 2700, यानी 20 से 20 कैंसिल, 3 7 जा 3 9 जा, यानी 7:9 होगा। अब ये देखें कि जो राम है, राम उसके पास 28 काउज हैं, तो और कितने डेज ग्रेज करती हैं वो, x डेज। तो टोटल जो प्राइस के लिए वैल्यू का कंट्रीब्यूशन यूज होगा वो 28 काउज का 4x डेज यूज होगा, यानी 28x। और सिमिलर वे में शाम के पास जो है कितनी काउज हैं, 36 काउज हैं, और ग्रेज फील्ड कितने डेज करती है 30 माइनस x। तो इसका मतलब टोटल उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 36 इंटू 30 माइनस x, और इसका जो पे कर रहे हैं वो पे करने का रेशियो क्या है 7/9। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो जो x की वैल्यू आएगी वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। 7 से कट करेंगे 7 4 जा 28, 9 से कट करेंगे 9 4 जा 36, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी x/30 माइनस x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब x इज इक्वल टू 30 माइनस x, माइनस x लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस माइनस प्लस x, यानी 2x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। यानी इसका मतलब जो हमने हाउ मेनी डेज राम यूज द ग्रेजिंग फील्ड, तो कितने डेज राम यूज करेगा 15 डेज। बाई चांस शाम का भी पूछते तो वो भी क्या था 15 डेज, 30 में से 15 माइनस कर तो 15 आ जाता हमारा आंसर। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा। वेरी इजी क्वेश्चन, और ये इजी क्वेश्चंस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आगे आप देखेंगे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, क्वेश्चंस ये भी अच्छे हैं लेकिन देखने में वेरी इजी लगते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कहा गया है। द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 3 बास्केट्स आर इन द रेशियो 4:5:6। रेशियो क्या है 4:5:6। मान लेते हैं बास्केट है B1 B2 B3, B1 B2 B3 बास्केट है, तो 4:5:6 है, तो इसका मतलब ऑरेंजेस बास्केट B1 में कितने होंगे सपोज 4x, B2 में कितने होंगे 5x और B3 में कितने होंगे 6x। नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो हैं वो दोनों बास्केट्स में हम इस वे में ले रहे हैं कि 4
6x 5x 6x इस वे में, या हम इनका रेशियो भी कह सकते हैं। इन विच रेशियो द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द फर्स्ट टू बास्केट्स बी इंक्रीज, यानी ये जो बास्केट है B1 और B2, इन बास्केट्स में हम नंबर ऑफ ऑरेंजेस इंक्रीज कर रहे हैं, और ये कहा गया है कि किस रेशियो में इंक्रीज करें कि सो दैट द न्यू रेशियो, जो न्यू रेशियो होगा वो क्या बन जाए 6:5:4, वो रेशियो क्या बन जाए 6:5:4। तो इसके लिए देखें, जनरली हम चाहें तो इसको रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले हम एक बार थोड़ा सा वेरिएबल यूज करके करते हैं, फिर डायरेक्ट भी हम देख लेंगे कि कैसे करेंगे। तो ये जो पार्ट है, अगर मान लो मैं ये वाली वैल्यू क्या कह देता हूं 6y 5y एंड 4y, ये वैल्यू क्या है 6y 5y 4y। तो आप देखें हम केवल जो ऑरेंजेस ऐड कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, वो बास्केट B1 और B2 में कर रहे हैं, B3 में हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो देयर इज नो चेंज इन B, देयर इज नो चेंज इन थर्ड बास्केट जो B3 है, B3 में कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब ये जो दोनों वैल्यूज आप देख रहे हो इन B3, अगर हम कहना चाहें तो क्या कहना चाहिए हमें कि 6x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 4y, 6x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 4y, और 6x इज इक्वल टू 4y। इसका मतलब यहां से आप देख रहे हो x की जो वैल्यू है सॉल्व करोगे तो 4/6 यानी 2/3 y हो जाएगी, 2/3 y हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां अगर मैं इसमें x की वैल्यू, यही जो पार्ट है इसको मैं दोबारा से अगर लिखता हूं तो क्या लिख सकता हूं B1 B2 B3 में अगर मैं x के प्लेस पर 2/3y लिखता हूं तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2/3y, 4 इंटू 3 टू 8 यानी 8/3y, और फिर यहां x के प्लेस पर 5 इंटू 2 10/3y, और ये 6x को इससे करेंगे तो 3 और 3 2 इंटू 2 4y हो जाएगा। तो ये क्या होगा 6y 5y एंड ये 4y। अब ये पार्ट हमें देखने में क्या लग रहा है सेम है, ये जो पार्ट है वो हमें देखने में क्या लग रहा है सेम पार्ट है। तो ये पार्ट सेम है, तो रेशियो जो है मतलब यहां 8/3 था उसको हमने क्या कर दिया 6y कर दिया। तो इंक्रीज इन रेशियो जो हमें फाइंड आउट करना है कि किस रेशियो से इंक्रीज करें, तो रिक्वायर्ड इंक्रीज इन रेशियो अगर फाइंड आउट करना चाहें तो वो क्या होगा कि पहले 8/3y है वो कितना हो जाए 6y हो जाए। इसका मतलब 6y माइनस 8/3y अपॉन पहले क्या है 10/3y है, बाद में कितना हो जाए 5y हो जाए, यानी 5y माइनस 10/3y। और डिनोमिनेटर में 3 है, अगर 3 को रिमूव करना चाहें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या होगा 18y माइनस 8y अपॉन 5 इंटू 3 15y माइनस 10y, यानी 18 माइनस 8 यानी 10y अपॉन 5y, यानी 2:1, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 5y से, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो यानी अगर हम 2:1 के रेशियो से, अगर हम 2:1 का जो रेशियो है ये हमारे पास, इस रेशियो से अगर बास्केट 1 और बास्केट 2 में ऑरेंजेस को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो देखिए ये जो पार्ट था ये पार्ट हमने x और y सपोज करके किया, लेकिन अगर हम चाहते तो एक बार मैं इसको रब कर देता हूं, अगर हम चाहते तो यहां से आप देखें कि हम हमारा जो पार्ट है वो जो हमारा पार्ट है क्या है, हमें बस ये पता होना चाहिए पहले ये B1 B2 B3 के लिए पहले ये रेशियो है बाद में ये रेशियो है, B1 B2 में इंक्रीज करना है मतलब B3 में हमने सेम रखना है। B3 बास्केट जो है उसमें हमारे पास सेम रहेगा, यहां मेरे पास 6 है और यहां मेरे पास 4 है, यहां 6 है और 4 है दोनों में सेम हो जाए तो हमें पता है 6 और 4 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है 12, 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज हैं इनको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और ये जो वैल्यू है इनको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8:10:12, और ये वाला तो ये हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा इसको 3 से करेंगे तो 18:5 इंटू 3 15:12। अब ये देखें दोनों सेम हो गया, ये दोनों जो वैल्यूज हैं थर्ड बास्केट में वैल्यू सेम आ गई। तो रिक्वायर्ड रेशियो जो फाइंड आउट करना था
रिक्वायर्ड रेशियो जो फाइंड आउट करना था कि कितने से इंक्रीज करें, क्या है 18, 8 के प्लेस पर हमें क्या चाहिए 18, तो कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा 18 माइनस 8 अपॉन 10 है, 10 को 15 करना पड़ेगा तो 15 माइनस 10 यानी 10 अपॉन 5 यानी 2:1। तो हम विदाउट यूजिंग वेरिएबल भी इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें मीनिंग पता होना चाहिए कैसे क्या सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो बात अलग है कि एग्जाम में हम ट्राई करें कि वेरिएबल यूज ना करें, लेकिन पहले हमारी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रैक्टिस वेरिएबल के साथ भी होनी चाहिए। इसमें आप देखेंगे ना कुछ नहीं किया, बस जहां एक्स है वहां एक्स और वाई को हटा दिया, बस बाकी सारा काम सेम है। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखें, हमें उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि कहां से वेरिएबल आया, कहां हटा, कैसे हमने उसको सॉल्व किया, ताकि क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखें इसमें क्या कहा गया है, rupees 12,000 is to be divided among A, B and C so that A may receive half as much of B and C together। A जो है वो हाफ लेता है B और C टुगेदर का, यानी A अपॉन B प्लस C इज इक्वल टू 1/2 है। A अपॉन B प्लस C जो 1/2 है एंड B रिसीव्स 1/4 ऑफ A एंड C टुगेदर, यानी B रिसीव्स 1/4 ऑफ A एंड C टुगेदर। तो यहां से देखें अब जो पार्ट है, अगर हम चाहें तो यहां से बाई चांस ये क्वेश्चन वेरी इजी है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास तीनों का जो टोटल है वो 12,000 गिवन है, तीनों का टोटल 12,000 गिवन है और हमसे कहा गया है बाई हाउ मच द शेयर ऑफ ए इज मोर देन बी, ए और बी का शेयर फाइंड आउट करना और उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम चाहें तो इनको सॉल्व करने की सोचेंगे, फिर उनसे ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, या आप देख रहे हो कि ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या है ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यानी इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो टोटल अमाउंट में डिवाइड हो गया, टोटल हो गया। इसी वे में बी ए और सी हो गया, यानी ये भी टोटल हो गया। तो इसका मतलब 2 + 1 3 हो गया, 2 + 1 3 है और टोटल क्या है 12,000। तो इसका मतलब 3 को अगर 12,000 में डिवाइड करते हैं तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा 4,000, 1 का मीनिंग क्या हो जाएगा 4,000, यानी इसका मतलब यहां से अगर आप देखें तो ये जो पार्ट है, ये जो 1 है, इस 1 का मतलब क्या हो जाएगा 4,000। वैसे तो B प्लस C का मतलब क्या हो जाएगा 8,000, लेकिन मेरे पास जब डायरेक्ट यहां से A का शेयर आ गया, A शेयर कितना आ गया 4,000। इसी वे में यहां जो आप पार्ट देख रहे हो ये क्या है B अपॉन A प्लस C, यानी 1/4, 1 + 4, 1 + 4 क्या होता है 5, यानी इस केस के लिए वो वाला पार्ट उस केस के लिए था कि 3 का मतलब 12,000 है, लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो जो 5 है 5 का मीनिंग क्या हो जाएगा 12,000 और 5 का मीनिंग 12,000 हो जाएगा, तो 1 यूनिट जो होगी वो क्या होगी 12,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 × 2 = 10, 20 यानी 2400, यानी इसका मतलब जो ये 1 है इसका मतलब क्या होगा 2400। इसका मतलब B का शेयर, B शेयर वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2400। हमें क्या फाइंड आउट करना था इनका डिफरेंस A माइनस B, यानी 4,000 माइनस 2,400 यानी 1,600। तो 1,600 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा कि शेयर ऑफ ए इज मोर देन बी कितना है 1,600। क्वेश्चन का मीनिंग समझे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें। हम चाहते तो यहाँ ए की वैल्यू 4,000, बी प्लस सी, ये जो पार्ट है अगर चाहते तो क्या करते हैं ए की वैल्यू 4,000, बी प्लस सी की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी डबल होगा इसका 8,000, यहां से बी की वैल्यू 2400, तो ए प्लस सी 4 यूनिट है तो ए प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाती 2400 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,600। फिर उनसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, क्या करें, लेकिन जब डायरेक्ट ही आ जाती है वैल्यू तो हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं रोहन ऑर्डर्ड 6 पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स, ब्लैक सॉक्स के उसने 6 पेयर्स ऑर्डर किए एंड सम पेयर्स ऑफ व्हाइट सॉक्स। हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ व्हाइट सॉक्स जो है
नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ व्हाइट सॉक्स, वो x है। ब्लैक कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ब्लैक, वो है हमारे पास 6। प्राइस ऑफ ब्लैक पेयर इज डबल दैट ऑफ व्हाइट पेयर, प्राइस जो है ब्लैक का वो डबल है व्हाइट से। तो इसका मतलब अगर मान लो लेट प्राइस ऑफ व्हाइट पेयर, अगर मैं ₹A कहूं तो प्राइस ऑफ ब्लैक पेयर क्या हो जाएगा, ₹2A। तो ए और 2A सपोज करके भी मैं कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं मान लेता हूं कि व्हाइट पेयर का जो है कॉस्ट ₹1 है और ब्लैक की जो है, ये रुपी हो जाएगा ₹1, और ब्लैक पेयर की जो कॉस्ट है वो ₹2 है। और क्या करें, वाइल प्रिपेयरिंग द बिल द कलर डिड ए मिस्टेक, उसने मिस्टेक कर दी एंड इंटरचेंज द नंबर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट पेयर, उसने जहां बिल में नंबर ऑफ ब्लैक पेयर्स लिखने थे वहां व्हाइट पेयर्स का लिख दिया, जहां व्हाइट पेयर्स लिखने थे वहां ब्लैक पेयर लिख दिया। तो उससे जो उसका बिल था वो बिल चेंज हो गया। इंटरचेंज द नंबर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट पेयर्स, दिस इंक्रीज द बिल बाई 75%, बिल जो है वो इंक्रीज हो गया। किससे इंक्रीज हो गया, 75% से इंक्रीज हो गया, 75% से बिल इंक्रीज हो गया। 75% परसेंट का मतलब क्या होता है, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो मीनिंग होता है वो जो है वो हमारे पास 75% का मतलब क्या होता है, 3/4। तो 3/4 से इंक्रीज हो गया। अगर पहले 1 है तो बाद में 3/4 से और इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब वो जो बिल है वो कितना आ गया, 1 + 3/4 यानी 7/4 टाइम्स। जो बिल है वो कितना आ गया, 7/4 टाइम। पहले बिल कितना होता, बाद में बिल कितना होता, उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देन व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ब्लैक्स एंड व्हाइट पेयर ऑफ सॉक्स इन द ओरिजिनल ऑर्डर, जो उसने ओरिजिनल ऑर्डर किया था उसमें ब्लैक सॉक्स और जो व्हाइट सॉक्स हैं उनका जो रेशियो है वो क्या होगा। ब्लैक सॉक्स तो हमें पता है 6 है, व्हाइट सॉक्स और फाइंड आउट कर लें तो देखें क्या होगा। अगर पहले के अकॉर्डिंग बिल देखते हैं, ओरिजिनल बिल अगर देखते हैं, ओरिजिनल बिल अगर आप देखते हैं तो ओरिजिनल बिल कितना होता, कितने पेयर्स हैं ब्लैक सॉक्स के, 6 पेयर्स हैं। तो 6 पेयर्स हैं और ईच की कॉस्ट 2 है, तो क्या हो जाता, 6 × 2 प्लस व्हाइट के हमने कितने कहे हैं, x पेयर्स, और कॉस्ट कितनी है 1, यानी 12 + x हो जाती। रॉन्ग जो बिल है उसका, रॉन्ग बिल क्या है भाई, उसने ब्लैक सॉक्स कितने मान लिए, 6 थे, लेकिन उसने क्या सपोज कर लिया कि x है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x × 2 हो जाएगा। ईच ब्लैक की कॉस्ट ₹2 है, और उसका मतलब ब्लैक उसने एक्सपोज किए, तो व्हाइट सॉक्स के पेयर उसने कितने सपोज किए, 6, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 2x + 6। मतलब ओरिजिनल बिल उसका ये था, ओरिजिनल बिल उसका 12x, 12 + 2x, 12 + x था, लेकिन उसने बिल उसका क्या बना दिया, 2x + 6। क्या करा, ऐसा करने से बिल जो है वो 75% इंक्रीज हो गया। इसका मतलब 75% इंक्रीज हो गया, इसका मतलब 7/4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अगर कहना चाहें तो क्या होगा, 12 + x का अगर मैं 7/4 टाइम्स फाइंड आउट करता हूं तो वो किसके इक्वल होगा, 2x + 6 के। मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, 7 को 12 से करेंगे 84 + 7x = 8x + 48, 8x + 48, सॉरी 24, 8x + 24, 8x - 7x x = 84 - 24, 84 - 24 क्या हो जाएगा, 60। तो ये नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ व्हाइट सॉक्स क्या है, 60 पेयर्स हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना था, रिक्वायर्ड रेशियो, और रिक्वायर्ड रेशियो में हमें क्या फाइंड आउट करना है, ब्लैक सॉक्स एंड व्हाइट सॉक्स। तो पहले नंबर ऑफ ब्लैक सॉक्स लिखेंगे क्या है, 6, और फिर उसके बाद डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ व्हाइट सॉक्स यानी 60 से, यानी 1/10, यानी इसका मतलब क्या हो गया, 1:10। तो जो 1:10 है वो हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर।
ए भी सपोज कर सकते थे, यहाँ देखें, यहाँ ए आता तो यहाँ 2a आ जाता, तो इसमें क्या होता, यहाँ भी 2a होता, यहाँ a होता, तो इनमें भी मेरे पास a आ जाता, फिर x इंटू 2a, 6 इंटू a, 2xa प्लस 6a, और दोनों में a जो आता वो कैंसिल हो जाता, मीनिंग वही बनता हमारे पास। तो विदाउट वेरिएबल भी हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in his will Ramesh divided half his wealth among his sons Ram and Shyam in the ratio 4:9, and the remaining half among his daughters Jyoti and Suman in the ratio 9:17. If Jyoti got rupees 5 lakhs more than one of her brother, then how much did Suman get? तो जो रमेश ने जो डिवाइड किया 4 और 9, 4 और 9 हमें पता है 13 होता है, 9 प्लस 17 26 होता है, 9 और 17 को ऐड करते हैं तो 26 होता है। तो लेट रमेश वेल्थ जो है 26 और 26 ले लेते हैं 52x, रमेश की जो वेल्थ है वो 26x है, 52x है, तो उसका हाफ 52 का हाफ क्या होगा 26x और 26x। इस हाफ को वो किस में डिवाइड कर रहा है, राम और श्याम में, किस रेशियो में 4:9 में। इसको किस में डिवाइड कर रहा है, राम में और श्याम में। किस में डिवाइड कर रहा है, राम और श्याम में, किस रेशियो में 4:9 में। 4 और 9 13 होता है, 26 का डबल, यानी इसका मतलब राम के पास क्या आ जाएगा 8x और श्याम के पास क्या आ जाएगा 9 था, यानी 18x। रेशियो 4:9 है, डबल करेंगे तो 8:19 18 हो जाएगा, यानी 8x और 18x। इसी वे में ये जो श्याम का SH लिख लेते हैं, और इसी वे में हमारे पास जो नेक्स्ट हाफ है वो ज्योति और सुमन में, ज्योति और सुमन, ज्योति और सुमन में डिवाइड करता है किस रेशियो में 9:17। तो इसका मतलब ज्योति के पास क्या आएगा 9x और सुमन के पास क्या आएगा 19x। सुमन के पास क्या आएगा 19x। आगे केस में क्या कहा गया है कि इफ ज्योति गोट रुपीज 5 lakhs मोर देन वन ऑफ हर ब्रदर, ज्योति के पास दोनों में से किसी एक ब्रदर से 5 lakhs रुपीज एक्स्ट्रा है। ये नहीं बताएगा कि राम से ज्यादा है या श्याम से ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन देख के हमें पता चल रहा है राम के पास 8x है और श्याम के पास 18x है, ज्योति के पास 9x है। तो इसका मतलब ज्योति के पास जो ज्यादा रुपए हैं वो राम से ज्यादा होंगे, ज्योति के पास राम से ज्यादा रुपए होंगे क्योंकि राम के पास 8x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ज्योति के पास 9x है और राम के पास 8x है, तो इनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या होगा 5 lakhs। तो इसका मतलब x जो है x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 lakhs। और हमें इस क्वेश्चन में जो वेल्थ है या मनी जो मिल रही है वो सुमन को कितनी मिल रही है, सुमन के लिए फाइंड आउट करना था। सुमन का कितना है 19x, तो इसका मतलब क्या होगा सुमन के पास क्या होगा 19 इंटू 5 लाख यानी 85 लाख। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अगर हम x और y वेरिएबल्स में सॉल्व करते तो काफी लेंथी होता, अगर हमने इसमें सपोज कर लिया और सपोज करते हुए भी हमने इस रेशियो को माइंड में रखा ताकि कैलकुलेशन वर्क और इजी हो जाए। 100x सपोज करके भी सॉल्व कर सकते थे लेकिन उसमें हमारा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास फेयर, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, इसमें रेशियो फेयर बिटवीन टू रेलवे स्टेशन इज 5:1। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में जो रेशियो है फेयर्स का वो 5:1 है। एंड द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग बाई फर्स्ट एंड सेकंड क्लास इज 1:60। 1:60 का रेशियो है पैसेंजर्स का। ऑन ए डे रुपीज 39,000 इज कलेक्टेड एज टोटल फेयर। टोटल जो फेयर है
वो 39,000 कलेक्ट हुआ। व्हाट इज द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट क्लास पैसेंजर? जो फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स हैं इनसे कितना अमाउंट आया है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो रेशियो फेयर का रेशियो है, पैसेंजर का रेशियो है, तो हम रेशियो ऑफ अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या है, 5 रुपीज है, नंबर ऑफ पैसेंजर 1 हो तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 इज टू 1 और 60 है तो 1 इंटू 60, 5 इंटू 60 हो जाता है, या 1 इज टू 12 हो जाएगा। ये जो पार्ट है 5 से 1, 5 से 12 होगा तो 1 इज टू 12 हो जाएगा। तो जो फर्स्ट क्लास के जो पैसेंजर्स हैं उनका जो अमाउंट है वो 1 है, और सेकंड क्लास वालों का जो है वो 12 है। तो लेकिन टोटल कितना दिया हुआ है, 13,000। दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 13। इसका मतलब 13 का मतलब क्या है, 13,000। तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 13 का मतलब है 39,000। तो 1 का मीनिंग क्या हो जाएगा, 13 से डिवाइड करेंगे तो 3,000 हो जाएगा, और हमें 1 की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 के लिए फर्स्ट क्लास के जो पैसेंजर्स हैं उनकी जो टोटल अमाउंट कलेक्टेड होगी वो कितनी हो जाएगी, 3,000। तो 3,000 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। मीनिंग पता होना चाहिए, क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित bought 1.2 kg fresh grapes. The ratio of water is to pulp. Water is to pulp was 3:1. When his naughty son crushed these grapes, उसने grapes को crush कर दिया, then some water get wasted. Now the ratio of water is to pulp is 4:3. What is the total amount of the crushed grapes? जो टोटल अमाउंट है क्रश ग्रेप्स की वो कितनी होगी? तो ग्रेप्स वाला जो पार्ट है वो पल्प में होगा। पहले क्या रेशियो है हमारे पास, 3:1 है, और उसके बाद क्रश के बाद क्या है, क्रश करने के बाद क्या है वो 4:3 है। तो इसमें हमें क्या करना है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ क्रश्ड ग्रेप्स बताना है, और टोटल जो था वो टोटल अमाउंट हमारे पास 1.2 kg था। तो आप देख रहे हो पल्प जो है, पल्प वो सेम रहेगा, बोथ केस में सेम रहेगा। तो सेम के लिए आप देख रहे हो यहां मेरे पास क्या है, 1 है, यहां मेरे पास 3 है। तो अगर मैं पहले वाला जो ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल रेशियो है, अगर इस ओरिजिनल रेशियो को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जो ओरिजिनल होगा वो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9:3 आफ्टर क्रशिंग ग्रेप्स। ग्रेप्स को क्रश किया तो वो क्या है, 4:3। तो इसका मतलब पहले 9:3 था, अब क्या है 4:3। तो जो लॉस है, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर पहले 9 यूनिट था, अब 4 यूनिट है, तो यानी 9 माइनस 4 यानी 5 यूनिट्स हो जाएगा। और टोटल आप देख रहे हो, टोटल ओरिजिनल कितना है, 9 और 3, 9 और 3, और ये जो टोटल वैल्यू है ये वैल्यू कितने गिवन है, टोटल 1.2 kg। तो इसका मतलब 9 + 3 12 यूनिट्स, 12 यूनिट्स वो किसके इक्वल है, 1.2 kg। तो 1 यूनिट क्या होगी, 12 से डिवाइड करोगे तो 0.1 kg। लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर कितना वाटर का लॉस हुआ है, 5 यूनिट, और 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0.1 kg यानी 0.5 kg। तो मतलब जो टोटल था हमारे पास 1.2, उसमें से लॉस जो हुआ वाटर का वो क्या हो गया, 0.5 kg। तो टोटल अमाउंट ऑफ क्रश्ड ग्रेप्स की जो टोटल अमाउंट है वो क्या रह जाएगी, 1.2 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.7 kg। तो 0.7 kg जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब बेसिकली क्या था इस क्वेश्चन में, जो फादर है रोहित,
वो ग्रेप्स लेके आया घर में, ग्रेप्स है उसमें हमारे पास वाटर भी होता है, ग्रेप्स के अंदर पल्प भी है, लेकिन उसका जो नॉटिसन था उसने उन ग्रेप्स को क्रश कर दिया, और क्रश करने से आपको पता है पानी उसका जो होता है वो बाहर निकल जाता है, तो पानी उसका बाहर निकल गया, लॉस हो गया, वेस्ट हो गया वाटर, बाकी पल्प तो ग्रेप्स के अंदर ही है, वाटर जो है वो लॉस हो गया, तो हमें कितना वाटर लॉस हुआ वो फाइंड आउट कर लिया, और बाकी जो पल्प हमारे पास बच गया वो कितना बच गया हमारे पास 0.7 kg, ये हम सॉल्व करना चाहते थे। सेम पैटर्न पे जो भी हमने बास्केट वाला क्वेश्चन किया था ना, सेम पैटर्न पे है, अगर हम यहां इनमें चाहते तो यहाँ एक्स एक्स वाई वाई उस वे में भी सॉल्व कर सकते थे, या हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, एज यूर विश, जैसे सॉल्व करना चाहें वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नॉटी स्टूडेंट, बड़े नॉटी स्टूडेंट, पहले नॉटी लड़का था उसका, अब नॉटी स्टूडेंट है, ए नॉटी स्टूडेंट ब्रेक्स द पेंसिल in such a way that the ratio of the broken part is same as that of the original length of the pencil to one of the larger part of the pencil. The ratio of the other part to the original length of the pencil is, other part और ओरिजिनल लेंथ जो होगी पेंसिल की उनका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो जैसे मान लो सपोज करो ये मेरे पास पेंसिल है, इसको मैंने टू पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, इसको हमने टू पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, तो जो लॉन्गर पार्ट है उसको हमने ए कहा और स्मॉलर पार्ट को बी कहा, तो जो लार्जर पार्ट है, लार्जर पार्ट उसको हमने ए कहा, और जो स्मॉलर पार्ट है उसको हमने बी कह दिया, और जो टोटल पेंसिल की लेंथ होगी, टोटल जो पेंसिल की लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी ए प्लस बी, टोटल जो पेंसिल की लेंथ है वो क्या हो जाएगी ए प्लस बी। तो इसमें हमें जो पार्ट है क्या कहा गया है, इफ द रेशियो ऑफ द टू ब्रोकन पार्ट, रेशियो ऑफ द टू ब्रोकन पार्ट इज सेम एज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पेंसिल, ओरिजिनल लेंथ क्या है ए प्लस बी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, ओरिजिनल पार्ट को, ओरिजिनल पार्ट को वन ऑफ द लार्जर पार्ट, वन ऑफ द लार्जर पार्ट क्या है ए प्लस बी को ए से डिवाइड करें, ओरिजिनल जो लेंथ है पेंसिल की उसको जो लार्जर पार्ट है उससे डिवाइड करें, तो वो रेशियो जो है वो किसके इक्वल है, रेशियो ऑफ द ब्रोकन पार्ट्स, यानी ये जो रेशियो है वो रेशियो ऑफ ब्रोकन पार्ट के इक्वल है, और ब्रोकन पार्ट ए और बी है, अब वो रेशियो जो है वो ए अपॉन बी भी हो सकता है और बी अपॉन ए भी हो सकता है, ये नहीं कि जो मन में आए वो ले लें, भाई हम ए अपॉन बी लेंगे या बी अपॉन ए लेंगे, तो इसके लिए देखें ये जो पहले वैल्यू है मेरे पास, न्यूमरेटर में मेरे पास क्या है ए प्लस बी और डिनोमिनेटर में ए है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर का पार्ट ग्रेटर है, न्यूमरेटर का पार्ट डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो इजिकल टू जो रेशियो आएगा उसमें भी न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी लार्जर पार्ट न्यूमरेटर में आएगा और स्मॉलर पार्ट डिनोमिनेटर में आएगा, यानी इजिकल टू ए अपॉन बी होगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं, सपोज b इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू 1 ले लेते हैं। अब कोई कहेगा जी b की वैल्यू 1 क्यों ली, b की वैल्यू अगर कोई 1 नहीं लेना चाहता तो क्या करें, इसमें b से इस इक्वेशन को b स्क्वायर से डिवाइड कर दें और a अपॉन b को एक्सपुट कर दें, b से डिवाइड करेंगे, b से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा a अपॉन b होल स्क्वायर माइनस a अपॉन b माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और फिर क्या कह दो कि a अपॉन b जो है इसको हम एक्सपुट कर रहे हैं, a अपॉन b को एक्सपुट कर रहे हैं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो फिर उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चाहे हम b को 1 सपोज करके सॉल्व करें या इस वे में सॉल्व करें, मीनिंग सेम रहेगा। और इसके लिए देखें, अब ये a की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता ही है a इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस जैसे इक्वेशन होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू क्या कहते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी, सॉरी पहले तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, b की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, b की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए
-1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और अब आप इसमें a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, माइनस b यानी माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर 1 माइनस 4ac के अकॉर्डिंग माइनस 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 4 अपॉन 2 यानी 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2 आ जाएगा। a की वैल्यू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2 हो जाएगा, लेकिन हम इसमें से नेगेटिव साइन को रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट नेगेटिव साइन। क्यों रिजेक्ट कर देंगे नेगेटिव साइन को, क्योंकि अगर नेगेटिव लेते हैं रूट 5 की वैल्यू 2 से ग्रेटर होती है, 1 माइनस 2 से ग्रेटर वैल्यू यानी नेगेटिव आ जाएगी। लेंथ ए जो है वो लार्जर पार्ट है, लेंथ है, और वो हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। और अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, इसमें हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, द रेशियो ऑफ द अदर पार्ट्स। क्या फाइंड आउट करना था, हमें क्या फाइंड आउट करना था, रेशियो ऑफ अदर पार्ट टू ओरिजिनल लेंथ। यानी क्या फाइंड आउट करना था, b अपॉन a प्लस बी। हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, b अपॉन a प्लस बी। b को हमने क्या लिया है 1 अपॉन 1 a प्लस बी। a प्लस बी को सोल्व कर लो, यानी a प्लस बी क्या होगा, 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 प्लस 1। सोल्व करेंगे क्या होगा, 2 एलसीएम 1 प्लस 2 3 प्लस रूट 5। तो ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। क्या पुट करेंगे, 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2, डिनोमिनेटर का 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3 प्लस रूट 5। यानी जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा 2:3 प्लस रूट 5। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।